जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पीईटी एग्जाम के लिए केमिस्ट्री मैराथन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इसको हम लोग जो थ्योरी का पोर्शन है 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो आपका फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का मैराथन और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो भाई देरी किस बात का है, अभी जाए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग इनिशियल केमिस्ट्री पे। ठीक है, एलिमेंट्री केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं कि रसायन विज्ञान होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना, जो रसायन विज्ञान है, ठीक है, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। रसायन विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी से हुई है और वहाँ लोग इसे क्या कहते थे, केमी कहते थे, तथा उस मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता था, केमी टेकिंग कहा जाता था। इसी केमी टेकिंग से क्या हुआ, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हो गया। ठीक है, और लेवासियो की अगर बात करें, किसकी बात करें, लेवासिए को आधुनिक रसायन का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जन्मदाता, यानी कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, यू नो, लेवोसिए। ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो कौन है, लेवोसिए हैं। ठीक है, अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो रसायन विज्ञान, ध्यान देना, जो रसायन विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाली परिवर्तनों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना की। अगर परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बात करें तो भारत के महर्षि कणाद ने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है, परमाणु जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो भारत में जो है महर्षि कणाद ने किया, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। इसके अलावा यूनान के वैज्ञानिकों ने एटम शब्द का प्रयोग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। इसके बाद जो है सन 1808 में जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिनके अनुसार क्या था, प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार, अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्वों के परमाणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त देखना, अभी तक परमाणु के अंदर 100 से अधिक कणों की खोज की जा चुकी है, जिसमें कुछ अस्थाई हैं और कुछ कैसे हैं, अस्थाई प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा अगर परमाणु की डिफिनीशन की बात करें तो परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं तथा रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, वह परमाणु कहलाता है। और परमाणु के 3 मूल कण हैं, कौन कौन से हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक कौन सा है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है आपका नाभिक के चारों ओर गति करता रहता है, जबकि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, नाभिक में। परमाणु उदासीन होता है जबकि नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। चलिए इन 3 मूल कणों की बात कर लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे लिखा नाम, यहाँ पे लिखा खोजकर्ता, यहाँ पे लिखा द्रव्यमान, यहाँ पे लिखा आवेश और यहाँ पे लिखा है आपेक्षिक आवेश यानी कि रिलेटिव चार्ज लिखा है। सबसे पहला जो आपका क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोज करता हैं जे थॉमसन। इन्होंने कब खोजा, 1897 में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यानी कि 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, बाकी अगर इलेक्ट्रॉन पे आवेश की बात करोगे तो आप कहोगे -1.602 गुणे 10⁻19 कूलम होता है, यानी कि आपेक्षिक आवेश कितना होता है, रिलेटिव चार्ज -1 होता है। प्रोटॉन की बात करोगे तो इसके खोज करता है रदरफोर्ड, 1919 में इन्होंने खोजा था। इसका जो द्रव्यमान होता है 1.673 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। तो इस पे भी उतना ही आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, परंतु विपरीत होता है, 1.602 गुणे 10⁻
-19 कूलम्ब रहेगा। ठीक है, ये इस पे कितना चार्ज होता है तो +1 चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो चैडविक ने 1932 में किया था। 1.675 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, कितना होता है, इसलिए शून्य होता है। आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो, ईंट पर नाचे। ठीक है, क्या याद कर सकते हो, ईंट पर नाचे। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो इन तीनों के खोजकर्ताओं के नाम। जैसे ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और टा से हो जाएगा टॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है तो थॉमसन। ठीक है, पा से हो जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं रदरफोर्ड। ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता हैं चैडविक हैं। तो याद रखिएगा 1897, 1919 ये है इलेक्ट्रॉन की खोज। 1897, 1919 में है प्रोटॉन और 1932 में क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। मोल, किसकी बात कर लेते हैं, मोल की, कि भाई ये मोल होता क्या है। मोल होता क्या है, देखना। अगर मोल की बात करोगे तो भाई किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु, अणु अथवा आयन उपस्थित होते हैं उसे एक मोल कहते हैं। एक मोल को एक एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक एवोगाद्रो संख्या बराबर कितना होता है तो आप कहोगे 6.023 गुणे 10 की पावर कितना होता है, 23 होता है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद अणु की अगर बात करोगे कि भाई मॉलिक्यूल क्या होता है तो परमाणु का वह अति सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। जैसे आपने लिख दिया H, तो H आपका क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। लेकिन जब आप लिखोगे H2 तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन अणु हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना द्रव्यमान संख्या की अगर बात करोगे कि भाई द्रव्यमान संख्या क्या होता है, यानी कि मास नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या ए कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है, अर्थात द्रव्यमान संख्या आपका ए बराबर क्या हो जाएगा, P+N। जैसे देखिएगा कोई परमाणु होता है, ये मान लीजिए एक परमाणु है। परमाणु के भीतर क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता रहता है। अब अगर नाभिक की बात करोगे, नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन्हीं दोनों की संख्या के योग को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या। तो इसी से हमारा फार्मूला निकल के आता है H कितना होता है, Z+N होता है। ठीक है, H=Z+N, इसी Z को ही हम लोग P भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस में आपका क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। तो इस फार्मूले से आपको सवाल भी पूछता है H=P+N याद रखिएगा, या इसी को बोलते हैं H=Z+N याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस पे सवाल आपसे पूछ लेता है। इसके बाद परमाणु संख्या की बात करें, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, उसका क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और वही उसकी परमाणु संख्या होती, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो परमाणु संख्या अगर 2 तो भाई प्रोटॉनों की संख्या P। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 2 है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या 2 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 2 ही होगी। ठीक है, आगे देखना तो आपका क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, वही उसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। इसके अलावा देखना आइसोटोप्स एवं आइसोबार क्या होता है, यानी कि समस्थानिक और समभारी। ध्यान देना, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, वे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं।
ध्यान देना, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, आप लिखते हो 1H1, 1H2 और आप लिखते हो 1H3 लिखते हो। तो नीचे जो 1 लिखा ये सब क्या है, परमाणु क्रमांक है, और जो पावर में लिखा है वो 1, 2 और 3 ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो देखो, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन की बात कर लो तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 2। जैसे आप लिखते हो ना 8O16 और आप लिखते हो 8O17, ठीक है। तो यहाँ पे देखो परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये भी कैसे हैं, ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक है। इसके अलावा क्लोरीन के 17Cl35 और 17Cl37, ठीक है। चलिए, समभारी की बात करें तो वे तत्व जिनकी द्रव्यमान एक हो परंतु परमाणु संख्याएं क्या हो, भिन्न, यानी कि परमाणु द्रव्यमान सेम होगा और परमाणु क्रमांक क्या होगा, अलग अलग होगा, याद रखिएगा। समभारिकों के भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो भाई हुंड का नियम क्या है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि किसी उपकक्ष यानी कि सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरते हैं, इसके बाद जोड़ा बनाते हैं। इन्हें उच्चतम गुणन का नियम भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पी कोष है, ठीक है। तो अगर पी कक्षा है तो पी में, ठीक है, पी ब्लॉक है तो उसमें भाई मान लीजिए कि 3 कक्षा बनेगा, ठीक है। और इसमें हमको मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन भरना, कितना भरना है, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, ठीक है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में हो जाएंगे, इसके बाद जो है ये रिपीट होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये रिपीट होता है। अब ये आपका कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि यही जो होता है हुंड के बहुलता का नियम होता है। किसी सब ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, इसके बाद जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। चलिए, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, तो एक ही परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या, इन सब का मान एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों का कभी समान नहीं हो सकता, ठीक है। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो आप कहोगे मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। चलिए संयोजकता की बात करते कि भाई बैलेंसी क्या होता है। तो ध्यान से देखना, किसी परमाणु की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने में होता है अथवा ग्रहण करता है या साझा करता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई परमाणु का नाभिक है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के चारों ओर ऐसे विभिन्न कक्षाएं होती हैं, क्या होती हैं, विभिन्न कक्षाएं होती हैं। तो नाभिक के चारों ओर जो सबसे बाहरी वाली कक्षा होती है उस कक्षा को बोलते हैं संयोजक, ठीक है, संयोजी कोष। सबसे बाहरी वाली को क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। और उस कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है। तो जितने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। जैसे सोडियम के बाहरी कोष में कितना होता, 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्वांटम संख्या की बात कर लेते कि भाई ये होता क्या है। वे संख्याएं जिनकी सहायता से किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, उसकी चक्रण की दिशा, ऊर्जा, कक्षा का आकार और प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। तो चलिए एक एक पे थोड़ा थोड़ा हम लोग फोकस कर लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या पे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे n से व्यक्त किया जाता है तथा इसके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा संख्या, औसत ऊर्जा की जानकारी प्राप्त होती है। इसका मान 1, 2, 3 या
KML, ठीक है, KLMN होता है। यह नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी बताता, क्या बताता है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी बताता है। दूसरा जो आपका आता है वो क्या है, दिगेंसी क्वांटम संख्या, यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आता है। इसे स्मॉल एल से व्यक्त किया जाता है तथा इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के उपकोष तथा कोणीय संवेग की जानकारी प्राप्त होती है। एन के किसी मान के लिए एल का मान 0 से लेके n-1 तक होता है। इसके बाद जो तीसरा आपका आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल यम से व्यक्त करते हैं तथा इससे कक्षा के अधिविन्यास की जानकारी मिलती है। इसका मान एल के लिए, ठीक है, प्रत्येक एल के लिए -1 से +1 तक हो सकता है। एक आपका और है, कौन सा है वो आपका चक्रण क्वांटम संख्या। क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या। इसकी अगर बात करोगे तो इसको बोलते स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। इससे स्मॉल एस, ठीक है, जो है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। इसके दो मान हो सकते हैं, +1/2 और -1/2। इसके दो मान हो सकते हैं। चलिए अगला जो टॉपिक आपका आता है वो क्या है, रेडियो सक्रियता है, यानी कि इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिवता भी बोलते हैं। ध्यान देना, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसके नाभिक से अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें निकलती हैं। ठीक है, इसकी खोज 1896 में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। यदि यह प्रक्रिया स्वतः होती है तो इसे प्राकृतिक रेडियो सक्रियता, जब यह मनुष्य द्वारा कराया जाए तो इसे बोलते हैं कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहते हैं। यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा, गामा किरणों के निकलने की गुण को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता कहते हैं। यूरेनियम, यानी कि 92 यूरेनियम 238 पहला खोजा गया रेडियो सक्रिय तत्व है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज 1934 में आयरीन क्यूरी तथा उनके पति एफ जोलियो क्यूरी ने किया था। इसके अलावा देखना, प्रथम कृत्रिम रेडियो सक्रियता की अगर बात करोगे, किसकी, प्रथम कृत्रिम रेडियो सक्रियता तत्व, तो ये फास्फोरस 15p40 है, जिसे एल्यूमिनियम Al, ठीक है, 13Al27 पर अल्फा कणों के प्रहार द्वारा प्राप्त किया गया था। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो सक्रिय किरणों की माप गीगर मूलर काउंटर से, यानी कि GM काउंटर से किया जाता है। कार्बन डेटिंग क्या होता है, तो भाई कार्बन डेटिंग की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक एफ लीबी ने 1940 में की थी। इसके द्वारा किसी पदार्थ की आयु की गणना 6C14, यानी कि 6 कार्बन 14 को विघटित मात्रा के आधार पर किया जाता है। चट्टानों की आयु का निर्धारण उसमें उपस्थित यूरेनियम एवं सीसे की प्रतिशत के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता कि भाई चट्टानों की आयु कैसे निर्धारित किया जाता, तो आप कहोगे कार्बन डेटिंग, यहाँ ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा पॉइंट की, तो चिकित्सा के रेडियो सक्रिय पदार्थों का उपयोग, यानी कि ध्यान देना, चिकित्सा में भी रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग किया जाता है। जैसे पहले की बात कर लेते हैं, एक आपका है सोडियम। इसका उपयोग किया जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र की जांच में उपयोगी है। फास्फोरस की बात करो 15p30 की, तो रक्त कैंसर की जांच में उपयोगी है। कोबाल्ट की बात करोगे तो कैंसर के उपचार में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। आर्सेनिक की बात करें तो ट्यूमर की जांच में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आयरन की बात करें तो रक्ताल्पता की जांच व उपचार में, ठीक है, एनीमिया जिसको बोलते हैं। आयोडीन की बात करें तो घेघा रोग की जांच एवं उपचार में उपयोग किया जाता है। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। नाभिकीय विखंडन की अगर बात करोगे, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, तो हान और स्ट्रासन नामक दो जर्मन वैज्ञानिकों ने यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम नाभिक लगभग बराबर के दो खंडों में टूट गया। यानी कि जब उन्होंने यूरेनियम का परमाणु लिया और इस पर क्या किया, नाइट्रोजन की बमबारी कराया, तो ये यूरेनियम क्या हो गया, दो भाग में टूट गया।
ठीक है, एक थोरियम हो गया और एक आपका हो गया प्रोटेक्टेरियम हो गया, ठीक है, दो भाग में टूट गया। यही प्रोसेस क्या होता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है, ठीक है। ध्यान देना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। याद रखिएगा, जो परमाणु बम है ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर ही आधारित है। याद रखिएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पे आधारित है, तो आप कहोगे नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन पे आधारित है, ठीक है। अगले फैक्ट की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है कि भाई परमाणु बम सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध 6 अगस्त व 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा एवं नागासाकी पर डाले गए थे। यानी कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, इन दो टाइम में जापान के दो शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराया गया था। किसके द्वारा, अमेरिका द्वारा। इसी के बाद देखिएगा, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय विखंडन का उल्टा प्रक्रिया है न्यूक्लियर, एक मिनट, चलिए अगला आपका कौन सा है, तो भाई नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या था, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता था। यहाँ पे क्या होता है, दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। याद रखिएगा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे आधारित है। और याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। और ध्यान देना, सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप कहोगे नाभिकीय संलयन है, जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाता है। याद रखिएगा, सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप कहोगे नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट जो आता है आपका नाभिकीय रिएक्टर है, क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। विखंडन से निकलने वाली अधिकांश ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होती है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, तो आपका जवाब होगा मंदक के रूप में। जबकि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम व बोरान की छड़ का उपयोग किया जाता है। तो नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहोगे कैडमियम और बोरान छड़। जबकि मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहोगे भारी जल और ग्रेफाइट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर, ध्यान देना, अगर आपसे पूछता सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर, तो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में 1942 में बनाया गया था, ठीक है। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में 1942 में बनाया गया था। अगला देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनामाइट। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार 1863 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल। यह एक विस्फोटक है। इसको नाइट्रोग्लिसरीन के किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी का बुरादा या कीजे ग्लूर में अवशोषित करके बनाया जाता है। आधुनिक समय में डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो भाई ये कई बार यही पूछा गया है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो आप कहोगे 1863 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और डायनामाइट क्या होता है, तो भाई आप कहोगे एक विस्फोटक होता है। अगला बात करते हैं हम लोग आरडीएक्स की। आरडीएक्स है, तो आरडीएक्स का जो पूरा नाम होता है रिसर्च एंड डेवलप, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। यह एक विस्फोटक है। इसकी खोज जर्मन वैज्ञानिक हंस हेनिन ने 1899 में की थी। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है, ठीक है। आरडीएक्स को क्या कहा जाता है,
प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। और इसका पूरा नाम याद रखिएगा, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। अगला जो आपका है टीएनटी है। क्या है? टीएनटी यानी कि ट्राई नाइट्रोटालुइन। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटालुइन। इसका पूरा नाम क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटालुइन होता है। यह भी एक विस्फोटक है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो टालुइन C6H5CH3 के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनता है। अगला बात कर लेते हम लोग एलिमेंट यानी कि तत्व क्या होता है। वह सरल पदार्थ जो ना तो अपने से सरल पदार्थ में विभक्त हो सके और ना ही अन्य पदार्थों के योग से बनाया जा सके, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि तत्व बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, 118 तत्व हैं। अभी तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें 110 तत्वों का नामकरण भी किया जा चुका है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जो टेक्नीशियम है, क्या है? टेक्सीनियम है तथा प्रोमीथियम को छोड़कर परमाणु क्रमांक 1 से 92 तक के तत्व प्राकृतिक में पाए जाते हैं। इसके लिए ध्यान देना, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक तत्व भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक 92 से आगे तत्वों को प्रयोगशाला से प्राप्त किया गया, इन्हें कृत्रिम तत्व कहते हैं। धातुओं में पारा को छोड़कर शेष सभी सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। तो वह कौन सी धातु है जो द्रव में पाया जाता है? तो पारा। गैलियम, सीजियम भी 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव में पाए जाते हैं। अधातुओं में ब्रोमीन तरल अवस्था में पाया जाता है, जबकि शेष ठोस या गैस में पाया जाता है। ठीक है, जर्मेनियम हो गया, आगे देखना, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम धातु तथा अधातु में दोनों का गुण पाया जाता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ठीक है, या सेमी कंडक्टर बोलते हैं, मेटेलॉइड। ठीक है, कुछ विशेष तत्व की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर आपसे पूछ लेता कि सबसे हल्का तत्व क्या है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। सबसे हल्की अधातु क्या है? तो आप कहोगे हाइड्रोजन। सबसे भारी धातु क्या है? तो ऑस्मियम है। सबसे भारी ठोस धातु क्या है? तो स्टेटिन है। सबसे भारी गैस धातु क्या है? तो रेडान है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो आप कहोगे फ्लोरीन है। और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व क्या है आपका? तो सीजियम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है सबसे चमकदार धातु क्या है, तो आप कहोगे हीरा है। और सबसे चमकदार धातु क्या है? तो आप कहोगे प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु क्या है? तो हीरा। और ब्रह्मांड में पाए जाने वाला तत्व, ठीक है, जो आपका क्या है? तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी की भूपरपटी पर या भूपटल पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई धातु होता क्या है। ठीक है, धातु होता क्या है। ध्यान देना, मेटल की बात करोगे तो सामान्यतया धातु विद्युत की सुचालक होती हैं तथा अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। ठीक है, आप ऐसे भी बता सकते हो कि धातु वे तत्व होते हैं जो अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे आप बात कर लो सोडियम की, किसकी बात कर लो? सोडियम की। जब सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ये ए पॉजिटिव बना लेता है। क्या बना लेता है? ए पॉजिटिव बना लेता है। तो सोडियम क्या है? धातु है। आपको एक ट्रिक याद रखिएगा, किसी भी तत्व का नाम लीजिए जिसमें लास्ट में यम आए, सब क्या है? धातु है। मैक्सिमम यही होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके लास्ट में यम नहीं आता, वो धातु होता है। ठीक है, जैसे आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है, निकिल। लेकिन जिसके भी लास्ट में यम आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, ये सारी क्या है? धातु है। चलिए आसवन की बात करें कि भाई डिस्टिलेशन क्या होता है। इस विधि द्वारा द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर होता है तो उनके इस मिश्रण को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है।
इसके अलावा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, प्रभाजी आसवन। इसके द्वारा मिश्रित द्रवों को पृथक करते हैं जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम व उनके सूत्र। जैसे व्यापारिक नाम हरा कशिश, रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट। सूत्र क्या होता है, Fe4 × 7H2O। सफेद कशिश या उजला थोथा किसको कहते हैं, तो जिंक सल्फेट को। Zn4 × 7H2 इसका फार्मूला होता है। कापर सल्फेट की बात करें, इसको तूतिया या नीला थोथा बोलते हैं। CuSO4 × 5H2O होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करोगे, इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा। NaOH इसका फार्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग धामन सोडा। किसकी बात कर लेते हैं, धामन सोडा। तो धामन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। Na2CO3 × 10H2 इसका फार्मूला होता है। खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। सुहागा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, बोरेक्स होता है। Na2B4O7 × 10H2O इसका फार्मूला होता है। अगला आपका क्या है, चिली साल्ट पीपर। ठीक है, चिली साल्ट पीटर। सोडियम नाइट्रेट इसका रासायनिक नाम होता है और NaNO3 इसका फार्मूला होता है। साधारण लवण की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। और भाई फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कली चूना का कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO फार्मूला होता है। बुझा चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। लाल सिंदूर यानी कि लेड पेरोक्साइड, इसका रासायनिक नाम होता है Pb3O4 इसका फार्मूला होता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे सोरा, क्या लिखा है, सोरा। अगर इसकी बात करोगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है, KNO3। सोरे का अम्ल, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, HNO3 फार्मूला होता है। नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहते हैं। गंधक का अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। नौसादर अमोनियम क्लोराइड को कहते हैं। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। जिप्सन CaSO4 × 2H2 कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुष्क ठोस। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं क्या, शुष्क ठोस कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग फिटकरी। तो फिटकरी को बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फार्मूला होता है K2SO4 × Al2SO4 का होल थोराइस × 24H2 इसका फार्मूला होता है। अगला है गैलेना। इसका फार्मूला क्या होता है, PbS होता है। ठीक है, गैलेना का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा PbS होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया आपका PbS। चलिए अगला आपका क्या है, TNT है। क्या है, TNT है, यानी कि ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। फार्मूला होता है C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस। कास्टिक पोटास का फार्मूला KOH। विरंजक चूड़ का फार्मूला CaOCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो CaSO4 × 12H2O होता है। ठीक है, साल्ट केक का होता है सोडियम सल्फेट होता है, Na2SO4 होता है। चले इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल लवण का कितना होता है, तो भाई सोडियम सल्फेट Na2SO4 × 10H2O। बालू का फार्मूला होता है तो SiO2 होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। आगे कुछ और बात कर लेते हैं पॉइंट की। जैसे अगर आपसे पूछ लेता अम्लराज, क्या पूछ लेता है, अम्लराज, जिसको एक्वा रेजिया भी कहते हैं। तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल होता है। भारी जल जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, D2O फार्मूला होता है। श्वेत पोटास का फार्मूला पोटेशियम क्लोरेट होता है, KClO3 होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला H2O2। चाइनीज श्वेत का फार्मूला तो जिंक ऑक्साइड होता है। ठीक है, और हाइपो इसका फार्मूला Na2H2O3 × 5H2O होता है। मार्स गैस जिसको मीथेन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला होता है CH4 होता है। एल्कोहल या जिसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं, फार्मूला C2H5OH होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं चीनी, तो चीनी को सुक्रोज भी कहते हैं, फार्मूला होता है C12H22O11 होता है।
चाक या खड़िया इसको बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला होता है CaCO3 होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एसिड बेस एंड साल्ट की। ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट की। चलिए अम्ल क्या होता है तो ध्यान देना, इनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान रहते हैं तथा ये क्षार से अभिक्रिया कर, ठीक है, साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। एक जोड़े इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और ये प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे। और ध्यान देना, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जिन अम्लों से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं, क्या हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं, तो याद रखिएगा उन अम्लों को क्या कहते हैं। तो ध्यान देना, जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है, क्या क्या हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं, उनकी अगर बात करोगे तो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया? नाइट्रिक अम्ल हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और कौन सा हो गया? नाइट्रिक अम्ल हो गया। इन्हें ऑक्सी अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो भाई जिनमें आपका क्या रहेगा, याद रखिएगा, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहेगा, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बात करते हैं ऑक्सी अम्ल के बाद। तो भाई यहाँ पे तो आपका अम्ल हो गया। ठीक है, अम्ल में याद रखिएगा जो H पॉजिटिव आयन बनाते, क्या बनाते हैं? H पॉजिटिव आयन जल में घुल करके क्या बनाते हैं? H पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, और जिनमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों रहेगा, उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है, और जिनमें केवल हाइड्रोजन होगा, जिनमें केवल क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, उसको याद रखिएगा, उन्हें केवल हाइड्रो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो अम्ल कहते हैं। ठीक है, जिनमें केवल हाइड्रोजन होगा उनमें क्या, उनको क्या कहेंगे? हाइड्रो अम्ल कहते हैं। जैसे देखना आपका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है? खाली हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जैसे देखना यहाँ पे दिया HCl दिया है, तो HCl में क्या है? केवल आपका हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो इनको आप क्या बोलोगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलोगे। ठीक है, चलिए हाँ, इसके अलावा देखना, वैसे अम्ल जिनमें H पॉजिटिव आयन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। क्या? H पॉजिटिव आयन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। एक मिनट, चलिए तो आपने देख लिया यहाँ पे ऑक्सी अम्ल, यानी कि जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों होते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। और जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और नाइट्रिक अम्ल हो गया। इसके अलावा जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रो अम्ल कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। इसके अलावा वैसे अम्ल जिनमें H पॉजिटिव आयन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और ये NDA 2015 में पूछा गया है। चलिए अम्लों के उपयोग की बात कर लेते हैं कुछ। जैसे आपका दिया पहला सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम के शोधन एवं संचायक बैटरी में। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है उर्वरक तथा विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में एवं फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग सिरका में किया जाता है।
अगला आपका कौन सा है, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल देखना, फलों के संरक्षण तथा रबर स्कंदन में व चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल तो फोटोग्राफी में, कपड़े पर से स्याही के धब्बे हटाने में और कपड़ों की छपाई एवं रंगाई में। बेंजोइक अम्ल की बात करोगे तो दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बेस की बात करते हैं, क्षार या इसको भस्म बोलते हैं। इसमें एक या एक से अधिक विस्थापन हाइड्रोक्सी ओएच समूह विद्यमान रहते हैं। ये अम्ल से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इनमें एक जोड़े इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। जैसे देखना, इसके अलावा ये स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तथा छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। यह फिनाल्फथेलिन को क्या कर देते हैं, गुलाबी कर देते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इनका पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। और वैसे भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद कुछ उपयोग पढ़ लेते हैं इनके। जैसे पहला आपका क्या है, कास्टिक सोडा है, साबुन बनाने में, कपड़ा एवं कागज निर्माण में, घरों, ठीक है, कारखानों को सफाई करने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दूसरा वाला है, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़े के ऊपर का बाल साफ करने में। इसके अलावा मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करोगे तो नहाने वाला साबुन बनाने में। अगला बात कर लेते जो आपका क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अम्ल विषाक्तीकरण के विषहर के रूप में। ठीक है, इसके अलावा चीनी उद्योग में। अगला आप देखो क्या आता है, आपका साल्ट आता, क्या आता है, साल्ट। तो भाई अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से इनका निर्माण होता है। ये अम्ल में विद्यमान विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं के पूर्ण या आंशिक रूप से विस्थापित होने पर बनते हैं। इन्हें 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है, सामान्य, अम्लीय, क्षारीय, मिश्रित, द्विक और जटिल लवण। ठीक है, 6 भागों में इसको किया जाता है डिवाइड। ठीक है, जैसे अगर सामान्य की बात करें, सामान्य यानी कि कॉमन साल्ट क्या होता है, तो ये अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं। जैसे Na2SO4, CuSO4, NaCl, KCl, FeCl3। अम्लीय यानी कि एसिडिक साल्ट क्या होते हैं, इनमें एक या एक से अधिक स्थानांतरण योग हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। जैसे NaHCO3 और NaHSO4 हो गया। इसके अलावा अगर आप बेसिक साल्ट की बात करोगे तो भाई ये क्या होता है, किसी अम्ल द्वारा क्षार के आंशिक उदासीनीकरण के कारण इनका निर्माण होता है। जैसे आपका हो गया PbOHCl, BiOH2NO3, ठीक है, MgOHCl, CuCO3, इसके अलावा CuOH का होल ट्वाइस। इसके बाद मिक्स्ड साल्ट की अगर बात करोगे तो इनमें एक से अधिक क्षारीय या अम्लीय मूलक होते हैं। जैसे NaKSO4, CaOHCl इंटू, ठीक है, NaOH, सॉरी यहाँ पे देखना NaKSO4 हो गया। इसके अलावा दूसरा वाला कौन सा है, CaOHCl हो गया। अगर डबल साल्ट की बात करोगे तो भाई डबल साल्ट क्या होता है, तो इसमें देखोगे इसका निर्माण 2 सामान्य साल्ट से होता है। इनमें रवा जल यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। जैसे एक मोहर साल्ट हो गया और एक पोटासिलम हो गया। ठीक है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू, ठीक है, SO4 इंटू 6 H2O होता है फार्मूला इसका। और पोटासिलम का कितना होता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O होता है। इसी को फिटकरी भी बोलते हैं। अगला जो आपका लास्ट वाला कौन सा था, तो आपका था कॉम्प्लेक्स साल्ट। वैसा साल्ट जिसमें ऐसा जटिल मूलक होता है जो जल में अपना पृथक्करण अस्तित्व बनाए रखता है। जैसे पोटेशियम फेरोसाइड K4FeCN6, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड जैसे K2HgI4 इसके एग्जाम्पल है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अम्ल, क्षार और साल्ट को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखना, हम बना देते हैं ऐसे। तो भाई अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 है तो ये होगा उदासीन होगा। ठीक है, कैसा होगा, उदासीन होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा। अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो कैसा होगा, क्षारीय।
अगर 7 से कम है पीएच मान तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, 7 से कम है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख है जो साल्ट हैं उसके उपयोग की बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक भी कहते हैं। मानव आहार का आवश्यक अंग है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग बेकिंग पाउडर के रूप में अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट अपमार्जक के निर्माण में, कास्टिक सोडा बनाने में। पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक के रूप में आतिशबाजी का सामान, गन पाउडर के निर्माण में। कॉपर सल्फेट की बात करें तो कीटाणुनाशक एवं रंगाई छपाई में। पोटासियम यानी कि फिटकरी की बात करें तो जल के शुद्धिकरण, औषधि एवं रंगाई में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ प्रमुख मिश्र धातुओं की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से आपसे। पहला है कांसा, तो ये कापर और टिन से मिलकर बनता है, जिसमें कापर 90% होता है और टिन कितना होता है, 10% होता है। उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बर्तन, मूर्तियाँ आदि बनाने में। टाइप मेटल की बात करें तो टीन, लेड और एंटीमनी से मिलकर बनता है, छपाई में इसका उपयोग किया जाता है। सोल्डर की बात करें तो टीन और लेड से मिलकर बनता है, टाँका लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। गन मेटल की बात करें तो कॉपर, टिन और जिंक से ये मिलता है, बंदूकें, हथियार और मशीनों के पुर्जे बनाने में। जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनता है, तो बर्तन एवं मूर्तियां बनाने में। पीतल की बात करें तो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, जिसमें कॉपर 70% होता है और जिंक कितना होता है, 30%। तार, मशीनों के पुर्जे एवं बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें मैलेनियम, ठीक है, किसकी बात करें, मैलेनियम, ठीक है, मैग्नेलियम है, तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से मिलके बनता है, वायुयान तथा जहाज़ों को बनाने में। रोल्ड गोल्ड की बात करें तो कॉपर और एल्युमिनियम से मिलके बनता है, सस्ते आभूषण बनाने में। जर्मन सिल्वर की बात करो तो कॉपर, जिंक और निकल से मिलके बनता है, बर्तन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। डेल्टा मेटल की बात करो तो कॉपर, जिंक और आयरन से मिलके बनता है, जहाज के पंखा निर्माण में। डच मेटल की बात करो, कॉपर प्लस जिंक से मिलके बनता है, आभूषण निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। मुंज मेटल की बात करोगे तो कॉपर और जिंक से ये भी मिलके बनता है, बट देखो रेशियो अलग होता है, ये सिक्का बनाने में, ठीक है, सिक्का बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मोनल मेटल की बात करो, कॉपर प्लस निकिल होता है, छार बनाने वाले बर्तन में, ठीक है। अगला देखना एक और है आपका रोज मेटल, बेरियम प्लस लेड प्लस टीन से ये मिलके बनता है, स्वचालित फ्यूज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अपने दैनिक जीवन में रसायन की बात कर लेते, कुछ प्रमुख है का उपयोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला आपका कौन सा है, मीथेन। क्या है, मीथेन रासायनिक सूत्र होता है CH4 होता है। मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं, क्योंकि भाई ये सड़ी गड़ी दलदली स्थानों पर पाया जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो गैसीय ईंधन के रूप में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, काला कार्बन निर्माण में, जिसका उपयोग छाप खाने की स्याही, मोटर टायर, जूते की पॉलिश में होता है। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड व क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो आपका आता है इथेन, मीथेन के बाद क्या आता है, इथेन। अगर इसकी सूत्र की बात करोगे तो C2H6 होता है। गैसीय ईंधन के निर्माण में, कृत्रिम कपूर बनाने में और रेफ्रिजरेटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखना एथिलीन है, रासायनिक सूत्र होता है C2H4 होता है। क्या होता है, C2H4 होता है। तो पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में, कच्चे फलों को पकाने एवं संरक्षण में, ऑक्सी एथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में और निश्चेतक के रूप में यानी कि बेहोश करने में, ठीक है। अगला जो आपका क्या है, एसिटिलीन है। क्या है, एसिटिलीन। तो भाई रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H2 होता है। धातुओं को काटने व जोड़ने में, नियोप्रीन नामक रबर बनाने में, निश्चेतक के रूप में यानी कि बेहोश करने में और प्रकाश उत्पन्न करने में। अगला जो आपका आता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 इसका फार्मूला होता है। शल्य क्रिया के निषेधक के रूप में, तेल, चर्बी, गोंद इत्यादि कार्बनिक पदार्थों को घोलने के रूप में, जीवाणुनाशक होने के कारण सजीवों से प्राप्त पदार्थों के संरक्षण में होता है।
अगले की बात करते तो मिथाइल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल भी जिसको कहते हैं, कृत्रिम रंग बनाने में, सुगंधित इत्र और नेल पॉलिश बनाने में, और गैसोलीन में 20% मेथिल अल्कोहल मिलाकर ईंधन के रूप में। मेथिल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड की बात करोगे, CH3Cl, इसका उपयोग होता है स्थानीय निषेचक के रूप में, रेफ्रिजरेटरों में और अग्निशामक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल की बात कर लीजिए, तो भाई इसका फार्मूला जो होता है C2H5OH होता है। शराब व अन्य अल्कोहलीय पेय बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में, घावों को साफ करने में और पारदर्शक साबुन बनाने में। फार्मेल्डिहाइड की बात करोगे, फार्मूला होता है HCHO होता है। जीवाणुनाशी के रूप में इसका 40% घोल फार्मेलिन कहलाता है, जिसका उपयोग प्रयोगशाला में मृत जीवों के परिरक्षण में होता है। फोटोग्राफी की प्लेट पर जिलेटिन को स्थिर रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो आपका कौन सा है, एल्डिहाइड है, ठीक है, एसीटेल्डिहाइड। रासायनिक सूत्र होता है CH3CHO होता है। पैरा एल्डिहाइड नामक नींद की दवा के रूप में, ठीक है, पैरा एल्डिहाइड नामक नींद की दवा के रूप में, प्लास्टिक बनाने में, एसिटिक अम्ल के निर्माण में। अगला जो आपका फार्मिक अम्ल, रासायनिक सूत्र होता है HCOOH होता है। गठिया रोग के उपचार में व रोगाणुनाशी के रूप में, फलों के रसों को सुरक्षित करने में और रबर उद्योग में रबर का स्कंदन के रूप में। अगला जो आपका आता है एसीटोन है, कौन सा है, एसीटोन। तो भाई इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COCH3 होता है। कहाँ उपयोग होता है, तो कृत्रिम रेशम बनाने में और सल्फोनल क्लोरोफार्म इत्यादि औषधियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे जो आपका आता है ध्यान देना, इसके अलावा एसिटिक अम्ल, अगर एसिटिक अम्ल की बात करोगे, सूत्र होता है CH3COOH होता है। सिरका बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और औषधि तथा रंग बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो आपका है ऑक्जेलिक अम्ल है, रासायनिक सूत्र होता है C2H2O4 होता है। रोशनाई एवं कोलतार के निर्माण में, कपड़ों की रंगाई करने में, चर्म उद्योग में, चर्म के विरंजन में भी किया जाता है। बेंजीन की बात कर लेते हो तो बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H6 होता है। ऊनी कपड़ों की धुलाई में, तेल वसा के विलायक के रूप में, औषधि तथा विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला C6H5NO2 होता है। जूते की पॉलिश बनाने में, रंजकों के निर्माण में, साबुन पॉलिश इत्यादि सुगंधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला जो आपका आता है ईथर आता है, क्या आता है, ईथर। भाई फार्मूला होता है C2H5O C2H5 होता है, ठीक है। इसी को डाई एथिल ईथर भी कहते हैं। निषेचक के रूप में यानी कि बेहोश करने के रूप में, विलायक तथा शीतलक के रूप में और अल्कोहल के निर्माण में। ग्लिसरीन की बात करें तो C3H8O होता फार्मूला इसका। ठंडे मरहम एवं श्रृंगार सामान में निर्माण में, मोहरों में प्रयुक्त होने वाली स्याही, जूतों की पॉलिश निर्माण में, नाइट्रोग्लिसरीन नामक विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखना, अगला क्या है, तो आपका एनिलीन है, क्या है, एनिलीन है। फार्मूला क्या होता है C6H5NO2 होता है। रबर उद्योग में, औषधि उद्योग में और विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका आता है फिनॉल है, क्या है, फिनॉल। फार्मूला है C6H5OH। जीवाणुनाशी के रूप में, कार्बोलिक साबुन निर्माण में, बेकेलाइट व विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज की बात करें तो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। शक्तिवर्धक पेय बनाने में, अल्कोहल निर्माण में, ठीक है, मुरब्बों व फलों के रस को सुरक्षित करने में और कैल्शियम ग्लूकोनेट दवा नामक दवा बनाने में। बेंजोइक अम्ल की बात करोगे तो फार्मूला होता है C6H5COOH, इसका फार्मूला होता है। फलों के रस के संरक्षण में, अनेक प्रकार की औषधियों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आपका क्लोरोबेंजीन, कौन सा है, क्लोरोबेंजीन। इसका उपयोग होता है, ध्यान देना, सबसे पहले इस फार्मूले की बात करोगे तो C6H5Cl होता है, ठीक है। DDT नामक कीटाणुनाशक दवा बनाने में और एनिलीन तथा फिनाल के औद्योगिक निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। रोगाणुनाशी के रूप में, पेयजल को शुद्धिकरण करने में और विरंजक के निर्माण में भी किया जाता है। यूरिया, ध्यान देना, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या था, यूरिया।
फार्मूला होता है NH2CO NH2। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो उर्वरक निर्माण यानी कि खाद के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान देना, इसके अलावा यूरिया का क्या उपयोग है? तो फॉर्मेल्डिहाइड एवं यूरिया प्लास्टिक निर्माण में, नाइट्रोसेल्यूलोज नामक विस्फोटक बनाने में। नेक्स्ट की बात करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, रासायनिक सूत्र होता है CCl4 होता है, ठीक है। कीटाणुनाशी के रूप में और अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। टॉलुइन की बात करोगे तो C6H5CH3 इसका फार्मूला होता है। विलायक के रूप में, औषधि के रूप में, TNT जैसे विस्फोटक बनाने में और रंग उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला आपका है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो CH3COO इसका फार्मूला होता है। सेलुलोज से कृत्रिम रेशम निर्माण में, रंग उद्योग में और एस्पाइरिन नामक औषधि बनाने में। एसिटामाइड CH3CONH2 इसका फार्मूला होता है। तो चर्म उद्योग, कपड़ा उद्योग एवं कागज को नम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है नियोप्रीन, उष्मारोधी पदार्थों के निर्माण में, तेल परिवहन हेतु बड़े हौज पाइपों के निर्माण में और कोयला की खानों में प्रयुक्त होने वाली संवाहक पट्टियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रेयान की बात करोगे तो वस्त्र, कालीन तथा टायर बनाने में, शल्य चिकित्सा संबंधी पट्टियों के निर्माण में। रैक्सीन की बात करोगे तो जूता चप्पलों को बनाने में, बैग, अटैची इत्यादि को बनाने में। संश्लिष्ट रबर यानी कि सिंथेटिक रबर की बात करें तो विभिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण में, घरों में प्रयोग होने वाले बर्तनों एवं टैंकों की लाइनिंग और विलायकों के भंडार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलिएस्टर की बात करोगे, किसकी? पॉलिएस्टर। तो भाई वस्त्र उद्योग में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशामक में, हौज पाइप बनाने में, ठीक है। कार्बन फाइबर की बात करोगे अंतरिक्ष यान में और खेल कूद संबंधी सामग्री बनाने में। पॉलीथीन का उपयोग तो खिलौनों, बोतल, बाल्टी बनाने में, पाइप की पैकिंग, पन्नी इत्यादि के रूप में। प्रोपीन की बात कर लो तो कारपेटों तथा रस्सियों के निर्माण में और मत्स्य उद्योग में जालों के तंतु के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ध्यान देना, जो आपका क्या है, क्लोरोपीन है, इसका प्रयोग विद्युत रोधी तारों व कोयलों की खानों के संवाहक पट्टों को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा आपका कौन सा, फिलेंट कांच। क्या है? फिलेंट कांच। अगर इसके प्रयोग की बात करोगे तो दूरदर्शी में लेंस निर्माण में, विद्युत बल्ब के निर्माण में, प्रिज्म निर्माण में और फोटोग्राफी कैमरा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आपका क्या है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, TNG। इसे नोबल का तेल भी कहते हैं, ठीक है। डायनामाइट का निर्माण में उपयोगी होता है ये। इसके अलावा ध्यान देना, प्रमुख तत्व और उनके यौगिकों का उपयोग, जैसे सोडियम की बात कर लेते हैं। तो सोडियम ध्यान देना, नाभिकीय संयंत्रों में शीतलक के रूप में, सोडियम लैंप में, कृत्रिम रबर के बहुलकीकरण में उत्प्रेरक के रूप में और अवकारक के रूप में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इसका पहला यौगिक है, तो रासायनिक सूत्र होता है NaOH। कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है? तो पेट्रोलियम के शोधन में, साबुन, कागज व डाई बनाने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो उसका यौगिक कौन सा है, वो है आपका सोडियम कार्बोनेट। फार्मूला होता है Na2CO3N210H2O। डिटर्जेंट निर्माण में, जल की कठोरता दूर करने में और फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम का जो अगला यौगिक है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। बेकरी उद्योग में पेट की अम्लता दूर करने में और अग्निशामक यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सोडियम का यौगिक कौन सा है? तो याद रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट, Na2S2O3 × 5H2O फार्मूला होता है। फोटोग्राफी में निगेटिव व पॉजिटिव का स्थायीकरण करने में, प्रतिक्लोर के रूप में, विभिन्न धातु जैसे गोल्ड व सिल्वर के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो सोडियम का यौगिक है, सोडियम क्लोराइड। फार्मूला होता है NaCl। फार्मूला होता है NaCl। उपयोग की बात करें तो भोज्य पदार्थों के रूप में, हाइड्रोक्लोराइड के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। अगला जो तत्व ले लेते हैं हम लोग, कौन सा ले लेते हैं? कॉपर। किसकी बात कर लेते हैं? कैल्शियम की बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम की अगर बात करोगे तो इसका जो उपयोग है धातुओं के निष्कर्षण में, एल्कोहल से जल हटाने में, अवकारक रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी कैल्शियम का जो पहला यौगिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। फार्मूला होता है CaSO4 × 12H2O होता है।
फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उपयोग कहाँ होता है, तो शल्य चिकित्सा में पट्टी के रूप में, बच्चों के खिलौने व मूर्तियां बनाने में, दीवार पर होने वाले प्लास्टर के रूप में। ठीक है। अगला जो कैल्शियम का आता है वो है कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम आता है। फार्मूला याद रखिएगा, CaSO4 इंटू 2H2O इसका होता है फार्मूला। उपयोग की अगर बात करोगे आप तो ध्यान दीजिएगा, अमोनियम सल्फेट नामक उर्वरक के निर्माण में, चाक व प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में और सीमेंट उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम का जो अगला यौगिक है वो है कैल्शियम कार्बोनेट है। फार्मूला था CaCO3। सीमेंट उद्योग में, विभिन्न प्रकार के दंत मंजन व पाउडर बनाने में, दीवारों की सफेदी करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम का जो अगला आता है वो है यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड है। शुष्क कारक के रूप में कास्टिक सोडा, सीसा व ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, लाइम प्रकाश उत्पन्न करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा आपका कौन सा है, तो भाई आपका है कैल्शियम कार्बाइड। तो CaCa2 इसका फार्मूला होता है, CaC2। तो जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस बनाने में और रोशनी तथा वेल्डिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो आपका था ना, कैल्शियम कार्बाइड आपका खत्म हो गया। बाकी जो कल जो हम नेक्स्ट मैराथन में कंप्लीट करेंगे वो क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होंगे, मैग्नीशियम के जो यौगिक होंगे, और जो आपका बच रहा है पोर्शन उसको हम लोग नेक्स्ट मैराथन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो हमने कहा था जो केमिस्ट्री का थ्योरी होगा उसको 2 मैराथन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना आप रहने दीजिए। ठीक है। कल से हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैग्नीशियम है और आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी पोर्शन बच रहा है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। तो भाई स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।